पे कमीशन में दोस्तों आपकी सैलरी कितने बनने वाली है, आज मैं इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूँ, फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में आप वो जानने वाले उन फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो यूट्यूब के अंदर कोई भी इन फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। पूरी साइकोलॉजी को इसमें समझने वाले, एक एक चीज को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पेंशन कितनी बढ़ेगी या पेंशन नहीं बढ़ेगी ये भी हम इसमें देखने वाले। क्या कोई आपको एरियर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला ये भी देखेंगे। टर्म एंड रेफरेंस क्या कहता है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सरकार के द्वारा जितने भी इस समय फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, न्यूज है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना डिसाइड कर सकती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित करते हैं, जिससे आपकी सैलरी वाकई में इंक्रीज होने वाली है, नहीं इंक्रीज होने वाला है। और ये सारा चीज करने के बाद सरकार के ऊपर कितना वित्तीय घाटा बढ़ने वाला है, सरकार के ऊपर कितना ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है आपकी सैलरी का, सारी चीजें शुरू से लेके एंड तक हम लोग इसमें देखने वाले। यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हो ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो सभी के लिए रहने वाला है। स्टूडेंट हो तो पूरा वीडियो को देख के जाना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन लेके जाना। इसी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी करने वाले या बिजनेस नौकरी करने वाले हैं वो भी इस इंफॉर्मेशन में देखिएगा। सारी चीजें मैं आपके दिमाग में एकदम इजीली फिट करके दे दूंगा, बिल्कुल बेसिक के साथ, लॉजिक के साथ। यार ये जब से मार्केट में 8th पे न्यूज की खबर आई है ना, तब से लेकर आज तक यार दिमाग का लोगों ने कचरा करके रख दिया यार। 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या होगी, नहीं होगी, सब बड़े बड़े एनालिसिस बनते चले जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी फैक्ट्स नहीं है। कोई यहाँ से कॉपी करके ला रहा, कोई वहां से कॉपी करके ला रहा, लेकिन कोई भी असली तथ्यों पे बात नहीं कर रहा, फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहा। कोई बता देगा हद से ज्यादा सैलरी बढ़ जाएगी, कोई बढ़ेगी ही नहीं। हम लोग इस पे चर्चा करने वाले, इजी टू लेवल हम लोग लेके चलेंगे स्टार्टिंग से लेकर और आज की डेट तक इस पे क्या क्या खबरें आई, क्या क्या चीजें चली। इस वीडियो को देखने के बाद पक्का आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा 8th पे कमीशन आप अच्छे से समझ जाओगे। यार सबसे पहले जानते हैं यार ये 8th पे कमीशन होता क्या है। देखो, सरकार के द्वारा बनाई गई ये एक ऐसी कमेटी है जिसका काम क्या है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी सैलरी कितनी है, साथ ही साथ उनके अलाउंसेस कितने हैं, इन सभी का डिसाइड करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है, जिसे बोलते हैं कमीशन आयोग। ठीक है, और कमीशन आयोग की शुरुआत हुई थी सन 1946 के बाद से, और आज तक देखा जाए तो टोटल 7 पे कमीशन लग चुके हैं और अब जो लगने वाला है वो 8वां पे कमीशन लगने वाला है। और भाई ये जो कमेटी का गठन किया गया है ना, इसको लीड करने वाली और इसकी जो मेन अध्यक्ष है वो रंजना प्रकाश देसाई जी है। तो ये तो रही भैया कमीशन की बात। आप जान गए कि कमीशन क्या होता है। अब जानेंगे कि भाई ये कमीशन लागू कब से होगा। भाई 1 जनवरी 2026 से ये 8th पे कमीशन जो है वो लागू हो जाएगा, यानी कि कमेटी का जो गठन किया गया है उसके लिए ये कमेटी 18 महीने का समय लेगी और 18 महीनों के बाद ये बताने वाली है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। और ये रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाएगा। अब भाई गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि भाई आपकी सैलरी कितनी बढ़नी है, क्या जो रिकमेंड किया गया इसी से काम चलेगा कि इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो अराउंड मान के चलिए कि आपकी सैलरी सन 2027 के एंड तक जा सकती है, या सच कहे तो सरकार इसको चुनाव तक टालने की कोशिश भी कर रही है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो अब भाई सवाल ये उठने वाला है कि 1 जनवरी 2026 से ये जो लागू होने वाला है और ये लगभग 18 महीनों का समय लेगा, फिर उसके बाद सरकार 6 महीने का समय लगाएगी, लगभग 2 साल का समय लग जाएगा सैलरी अकाउंट में आते तक। तो उस 2 सालों तक का क्या सैलरी हमारी एक्स्ट्रा जो बढ़ने वाली है, क्या वो सरकार हमें देगी, या जिसे हम एरियर बोलते हैं, क्या वो देने वाली है? तो इसका सही जवाब है हाँ। 7th पे कमीशन में हो जितने लोगों का बचा हुआ एरियर यानी कि अतिरिक्त सैलरी थी वो सभी को दी गई थी। हालांकि एक मुश्त में नहीं दिया गया था, कुछ डिपार्टमेंट पे एक मुश्त करके दी गई थी और बाकी कुछ पार्टीशन करके दिए गए थे, जैसे 50% पहले दिया और 50% बाद में दिया, लेकिन सभी को जितना बचा हुआ एरियर अमाउंट है वो मिल गया था। तो 8th पे कमीशन में डेफिनेटली वो आपको एरियर जितना भी है ना वो मिल जाएगा। अब चलिए दूसरी बात करते हैं। सरकार के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एक्टिव एम्प्लॉय है वो 50 लाख संख्या बताई गई है, और इसी के साथ जितने भी रिटायर्ड हो गए या पेंशनधारी है उनकी संख्या 69 लाख है। हमारे देश के अंदर टोटल 1 करोड़ से ऊपर सरकारी नौकरी करने वाले रिटायर्ड पेंशन और एक्टिव जो है वो एम्प्लॉयज है। तो भाई अब बात होने वाली है किसकी? रिटायर्ड लोगों की, यानी कि पेंशन भोगियों की बात होने वाली है, जो
हमारे देश में इनकी संख्या 69 लाख होती है। देखिए भैया, राज्यसभा में क्या था ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया आपने टर्म एंड रेफरेंस में सारी चीजें बताई। टर्म एंड रेफरेंस क्या होता है भाई? टर्म ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सरकार के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सैलरी बढ़ने के लिए कौन कौन से एक्टिव तत्व है जो उसमें डाले गए। उसी के आधार में ध्यान में रखकर जो है जितने भी कमिटी मेंबर्स लोग हैं या जो कमिटी का गठन किया गया, इसी के आधार पे सैलरी की गणना करेगी कि लोगों की सैलरी क्या होने वाली है। तो ये होता है टर्म एंड रेफरेंस। अगर 7th पे कमीशन की हम बात करें ना, तो 7th पे कमीशन में पेंशन का जिक्र किया गया था, यानी कि जितने भी रिटायर्ड लोग थे ना, उनकी पेंशन को रिवीजन करने की बात कही गई थी साफ साफ। लेकिन इस बार 8th पे कमीशन पे अगर देखा जाए तो पेंशन की बात जो है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है यार। मतलब उसमें ये नहीं बताया गया है कि जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनका पेंशन रिवीजन किया जाएगा कि नहीं पेंशन किया जाएगा रिवीजन। हाँ, जहां तक ऐसा लगता है कि पेंशन जो है वो दिया तो जाएगा, लेकिन रिवाइज क्या किया जाएगा उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। इसीलिए जो है सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि भैया टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ चेंज किया जाए। भैया 2 दिसंबर को तो सरकार से ये सवाल भी किया गया था कि भैया पेंशनधारियों का यार कुछ तो ध्यान में रखो यार, कम से कम उसके बारे में तो कुछ बात करो। तो यूनियन ने क्या कहा, जो भी पेंशनर के यूनियन है उन्होंने कहा कि भैया कि आपने ये जो टर्म एंड रेफरेंस बनाया है इसको यार चेंज करो, दोबारा से टर्म एंड रेफरेंस बनाओ और इसमें पेंशनधारियों का नाम ऐड करो। ठीक है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया हुआ है। सरकार ने भी जो है इनके लगाने पे तुली हुई है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। कोई भी न्यूज बाहर से निकल के नहीं आ रही है। अगर कुछ ऐसा ऑफिशियल डेटा होता तो गवर्नमेंट उसमें जरूर देती। यानी पेंशन की कुछ बात अभी नहीं करी जा रही है, वो तो एकदम लास्ट में पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार पेंशन बढ़ सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सरकार इसको घसीटने के मकसद से आगे लेके जा रही है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है यार चुनाव का। लेकिन ऊपर से यूनियन है वो अपनी मांग पे मांग किए जा रहा है। यूनियन ये कह रहा है कि भैया आप जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ना, इसको भैया रिवाइज कर दो, और उसके साथ साथ जितने भी रिटायर्ड लोग हैं यानी कि जो सीनियर सिटीजन है 5 साल में 5% तक उनकी जो सैलरी है ना वो बढ़ाते रहो, और उसके साथ जो है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को भी लागू करो। यार पेंशन की तो वो बात नहीं कर रहे और आप लोग यहाँ पे 3 मुद्दे रख दिए। अब पता नहीं सरकार इस पे क्या फैसला लेने वाली है, इसकी कोई यार ऑफिशियल न्यूज नहीं है यार। तो जो भी लोग बता रहे ना यार, इधर से लेके उधर बात कर रहे हैं, ये मान के चलो यार ये बहुत खतरे में है पेंशन का मुद्दा भाई। क्योंकि अगर कुछ होता वो टर्म एंड रेफरेंस में कह देते, और टर्म एंड रेफरेंस में लिखी हुई बात पर ही ध्यान दिया जाएगा, बाकी ऐसे ध्यान नहीं दिया जाए। यार टर्म ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रख कर तो सब चीज लिया जा रहा, थोड़ा लॉजिक लगाने वाली चीज है। तभी तो यूनियन मांग कर रही है कि भैया टर्म एंड रेफरेंस को रिवाइज करी जाए। सरकार क्यों इसको रिवाइज नहीं कर रही है? बस खाली इतना ही तो करना है कि भैया टर्म ऑफ रेफरेंस में एक चीज ऐड करा देनी है कि भैया 8th पे कमीशन पे जो है पेंशनधारियों को भी लाभ मिलने वाला है। मत बताओ कितना मिलना है नहीं मिलना है, कोई बात नहीं, वो तो बाकी एम्प्लॉय को भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट उसमें पेंशनधारियों का नाम ऐड तो करना चाहिए। अब पेंशनधारियों का नाम टर्म ऑफ रेफरेंस में ऐड होगा तभी उसके बारे में बात होगी, क्योंकि सरकार जो ये कमिटी गठन किया गया है ना, ये टर्म ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रख के ही करेगी। अब सरकार पे दबाव बना ले और टर्म ऑफ रेफरेंस को अगर रिवाइज करके पेंशन का नाम उसमें ऐड करवा दे तो भैया ठीक है, अदरवाइज आप ये मान के चलो कि भैया पेंशन नाई के बराबर समझो। तो भैया एरियर का मुद्दा वो मैंने क्लियर कर दिया, उसके साथ पेंशन से रिलेटेड जो भी सवाल थे लॉजिक के साथ वो भी मैंने बता दी। अब हम लोग बात करेंगे यार फिटमेंट फैक्टर की। यही फिटमेंट फैक्टर है जो डिसाइड करने वाला है कि कितनी सैलरी आपकी बढ़नी है और नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये बेसिक पे को सीधा जाके इम्पैक्ट करने वाला है। और फिटमेंट फैक्ट ऐसे हवे में बात नहीं करने वाला हो कि फिटमेंट फैक्टर 2 होगा, 2.5 होगा, 5 होगा, 2.5 होगा, ऐसे में बात करने वाला नहीं हूँ। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हम लोग ऐड करेंगे कि कौन कौन से यार चीजें यार जो इसको इफेक्ट करेगी। चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं फिटमेंट फैक्ट। देखिए यार फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें सरकार ध्यान में रख के चलेगी। सबसे पहले ये देखने वाली है कि भाई यार महंगाई दर कितनी है, पिछले महीने की महंगाई दर, उसके पिछले महीने की महंगाई दर, पूरे साल की महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल अगर महंगाई दर को देखा जाए तो अभी यही अक्टूबर नवंबर में महंगाई दर 0.48% थी और ये हर महीने चेंज होती चली जाती है, अलग अलग इसके डेटा आते रहते हैं। फिर इसके साथ सरकार ये देखने वाली है कि भैया लिविंग ऑफ कॉस्ट क्या रहने वाला है। हम लोग एक शहर में रह रहे हैं यार, शहर किस कैटेगरी का, एक्स है, वाई है, जेड है, तो उसमें काम करने वाले
लोग, वहां की महंगाई कितना इम्पैक्ट डाल रही है ये देखने वाले हैं। दूसरी चीज इसमें इम्पैक्ट करने वाला है यार इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ने वाली है, जो कि लिविंग एंड कॉस्ट को ही ध्यान में रखकर निकाला जाता है। प्लस अगर हम लोग इसके साथ साथ और चीज इसके अंदर बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे यार डीए, सबसे मुद्दा ये आता है, अभी इसका ये मुद्दा चल रहा है कि भैया फिटमेंट फैक्टर जो ये निकलेगा ना, इसमें डीए जो है ना आपका, यानी डियरेंस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, वो 0 कर दिया जाएगा, यानी उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी से यार लागू होए या फिर उसके बाद 2027 से लागू है या 28 से, जब भी लागू होने वाला है आपका डीए 0% हो जाने वाला है, जो सीधा सीधा नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। तो ये भी जान के रखिए यार। कुछ यूनियन तो ये मांग कर रही है कि सरकार जो है ये डीए को जो है ना ऐड कर दे रही है बेसिक पे में, डीए को मर्ज नहीं करना चाहिए यार, डीए अलग ही रहना चाहिए। अरे भाई यार, इतने टाइम से जो सरकार का नियम चला आ रहा है कि आप उसको बदल दोगे क्या यार? अच्छे आए और सरकार को झुका नहीं पाए। वैसे भी आपको तो पता है यार ये वाली सरकार कैसी है, जितने भी प्रोटेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो यार, कुछ बात माननी नहीं है। चाहे स्टूडेंट ले लो, चाहे किसान ले लो, वो तो झुका ना पाए पूरे देश में। आप लोग पेन ड्रॉप कर दोगे। पेन ड्रॉप करने से यार गवर्नमेंट का क्या ज्यादा नुकसान होने वाला? कोई नुकसान नहीं हो पा रहा। देश में लोगों की नौकरी करने की कमी है क्या? सरकार का क्या है? सरकार तो वैसे ही गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं रही है। वो चाहती है कि भैया थोड़े बहुत जो लोग हैं वो भी निकल जाए जल्दी से। आपको अगर धरना प्रदर्शन करना है, कुछ यूनियन करे, लेकिन सरकार का तो भाई यार लॉजिक से नियम यही कहता है कि भाई कोई फायदा नहीं होने वाला, डीए को मर्ज किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी किया गया था और इस बार भी होने वाला है। लास्ट के 2 कमीशनों का अगर डाटा निकाला जाए ना, यानी कि 6th पे कमीशन जिसमें 1.86 के समथिंग, और जो 7th पे कमीशन है इसमें 2.57 के करीब फिटमेंट फैक्टर था, जो ये डिसाइड किया गया था उसके आधार पे। अब इन्हीं 2 के आधार पे जो अगर देखा जाए यार, तो 8th पे कमीशन पे भी जो है ना इसी के आसपास रहने वाला है, इन्हीं दोनों के बीच में ही रहने वाला है, 2.57 से ज्यादा नहीं जाने वाला। वो समय अलग था भाई, आज का समय अलग है। सरकार वैसे ही पैसा देना नहीं चाहती, तो आप ये आंकड़ा मत लगा के चलना कि भैया फिटमेंट फैक्टर 3 बैठेगा, फिटमेंट फैक्टर 4 बैठेगा। कम से कम लेके चलिए भैया, वही फायदा है। ज्यादा मिल जाए तो बल्ले। और इस बार तो अगर देखा जाए यार, फिटमेंट फैक्टर कम होने के क्या क्या कारण है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कौन कौन से इफेक्ट है वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन कौन कौन से कारण है वो भी जान लीजिए जो फिटमेंट फैक्टर को कम करेंगे। जिसमें से पहला तो ये है कि सरकार पे क्या दबाव बनने वाला है, ये सबसे अंदर इंपॉर्टेंट बात आती है इस पे। यार देखो यार, सरकार के ऊपर ऑलरेडी बहुत ही आर्थिक दबाव बढ़ा हुआ है। सरकार के ऊपर कर्ज ही कभी नहीं है। ऑलरेडी भारत की इकोनॉमी अगर देखा जाए ना, वो कहने की बात है 8.2% ग्रोथ की गई है, 2nd क्वार्टर का रख दिया गया, लेकिन ये कोई डाटा ना ऑफिशियली नहीं है। सरकार के डाटा सरकार ही जाने भैया, ये बात आप लोग याद रख के चलिएगा। लेकिन सरकार की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ना, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। फिटमेंट फैक्टर कम होने के बहुत कारण हो सकते हैं। ये सरकार ऐसी है ना कि भाई ये सोचती है कि भैया पहले हम लोग जो प्रचार प्रसार करेंगे उसका खर्चा निकाल ले, ठीक है, पार्टियों का फंड वो निकाल ले, देश विदेश के घूमने के पैसे वो भैया साइड में रख दो, और उसके बाद जो बचे फिर देखा जाएगा कि भैया क्या देना है, इन लोग को सैलरी देना है कि नहीं देना। तो सरकार अपना फंड पहले साइड में रखती है, फिर उसके बाद जाके काम करती है। ये बात लगभग सभी चीज को पता है, सभी लोगों को ये अच्छे से पता ही होगी। यार गवर्नमेंट की माने ना यार, गवर्नमेंट ऑलरेडी सरकारी नौकरी करने वालों को सैलरी देने के लिए ना 7 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और ये जो 8th पे कमीशन लगेगा ना यार, इसमें सरकार के ऊपर यार खर्चा और बढ़ जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20% से 30%, 35% तक बढ़ती है ना, तो सरकार के ऊपर कम से कम 1.8 से लेकर 2.6 तक का जो है ना भार एक्स्ट्रा चला जाएगा। यानी कि ये मान के चलिए कि 2 लाख करोड़ रुपए तो सरकार के ऊपर बढ़ेगा ही, और ऑलरेडी सरकार के ऊपर 7 लाख है, तो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को जो है ना इसमें ही खर्चा हो जाएगा केवल सैलरी देने में। तो भाई आपने ये जान लिया कि फिटमेंट फैक्टर के ऊपर कौन कौन सी बातें निर्भर करती है, ये मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। इसी के साथ गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव पड़ रहा है, क्या आर्थिक प्रेशर पड़ रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप जानने वाले यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भैया 7th पे कमीशन में क्या सैलरी है अभी आप लोगों की, और 8th पे कमीशन लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये आप ध्यान से देखिए यार। इसके लिए हम लोग यार एग्जांपल के लिए अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर की सैलरी देख लेते हैं, ठीक है। ये लेवल 8 की जो है ये नौकरी है, और इसमें बेसिक पे कितना रहेगा, डीए कितना रह रहा है, डीए के साथ इसमें एचआरए
कितना है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना है और टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है वो ये देख लीजिए चार्ट पे। भैया इस चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो इस बंदे की बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 47,600 रुपए, ये एंट्री लेवल की सैलरी है और ये 47,600 से 1,51,000 रुपए के ऊपर जाती है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? भैया सरकार ना हर साल सैलरी इंक्रीमेंट भी करती है, केवल यही चीज नहीं, और इंक्रीमेंट में बेसिक पे इंक्रीमेंट होता है, 3-3% करके इंक्रीमेंट बनता है। अगर 3-3% करके रहेगा ना तो आपकी बेसिक पे जो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये 1.5 लाख तक भी चली जाएगी। और ये इसके बैंड लेवल है, ये देखिए टोटल इसमें 30 से लेके 40 इसमें सेट दिए गए, ऐसे ऐसे सैलरी बढ़ती चली जाती है भैया, बहुत तरीकों से सैलरी बढ़ती है भाई। डीए, एचआरए और उसके साथ साथ ट्रैवलिंग अलाउंसेस, उसके तो बात अलग ही है। ये तो खाली वो है जो इसमें बेसिक पे हर साल इंक्रीमेंट होने वाली सैलरी है, इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है भाई, ये तो बढ़ती ही चली जाएगी, ऑटोमेटिक जुड़ जुड़ा के आ जाएगी। और ये जितनी बेसिक पे बढ़ेगी ना और सारी सैलरी कैलकुलेशन इस बेसिक सैलरी पे ही की जाती है। तो ये तो एंट्री लेवल की आपकी बेसिक सैलरी हो गई 47,600 रुपए। अब इसमें डीए जुड़ने वाला है जो कि 58% है। भैया जब 2000 मैं बात करूं, जब 7th पे कमीशन लगा था ना 2016 के अंदर, उसके बाद से डीए था, उस समय भी आपका जो है ऐसे 3-3% बढ़ता हुआ चला आया। साल में 6% का डीए बढ़ता है। महंगाई दर यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार अलग से आपका महंगाई भत्ता बढ़ाती है। बेसिक पे तो बढ़ाती है लेकिन साथ साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ाती है। और महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते अभी 58% हो गया है 10 सालों में, और अभी और 3% बढ़ेगा जनवरी में। जुलाई और जनवरी में ये 2 बार बढ़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अभी 58% और 58,000 के हिसाब से 27,600 समथिंग आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ना, ये इतना डीए मिलता है। और भैया यही डीए की बात करी जा रही है, जो डीए जो है ये मर्ज किया जा रहा है, ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं एचआरए की, यानी कि मकान किराया भत्ता। ये डिपेंड करता है शहरों के ऊपर, यानी कि शहर की क्वालिटी XYZ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें 24%, 16%, 8% ऐसे चल रहा है। और अगर आपकी डीए जो है ना वो 50% से ज्यादा हो जाती है तो आपका एचआरए भी बढ़ जाता है। तो अगर हम देखेंगे ना तो 50% के हिसाब से आज का है ना, ये 7th पे कमीशन है तो भैया इसमें बढ़ गया है। यानी कि एक कैटेगरी लेके चलते हैं, 30, 20 और 10 ऐसे रिवाइज हो जाता है। तो अगर 50% के ऊपर हुआ ना आपका डीए, यानी जो भी 58% चल रहा है, इसका मतलब है कि 30% का आपको जो है एचआरए मिलेगा। तो ये 30% का एचआरए भी ऐड कर दीजिए यार। इसी के साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है ना, तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी जोड़ दीजिए। यानी कि सरकार के काम करने के लिए जो भी आप जहां भी जाएंगे तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस लेवल पे के हिसाब से होता है, लेवल 1 से लेके 19 तक के लेवल होते हैं। अब ये हम लेवल 8 की बात कर रहे हैं तो 8 तक लेवल 3600 रुपए होता है, और 9 के ऊपर जितना भी होगा तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि 7200 रुपए। फिलहाल 8 की बात कर रहे हैं तो लेवल ए के पोस्ट की हम ये बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना भाई, 3600 रुपए ये हो जाएगा, प्लस इसके साथ साथ जितना डीए बढ़ता है उतना ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर इस समय डीए 58% चल रहा है तो 58% ये 3600 रुपए का निकाल के इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो ये टोटल हो जाता है। इसको पूरा ऐड कर लो ना, यानी कि बेसिक पे ऐड कर लो, एचआरए ऐड कर लो, डीए ऐड कर लो, टीए ऐड कर लो, इन सबको जोड़ जुड़ा के आपकी सैलरी 95,000 के करीब इस समय आ रही होगी इस पोस्ट के हिसाब से। अभी देख लो। अब बात करेंगे सेम पोजीशन की 8th पे कमीशन के अंदर सैलरी देखो कैसे बढ़ने वाली है। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे फिटमेंट फैक्टर होगा क्या। भाई देखो, फिटमेंट फैक्टर हम लोग 1.86 से लेके 2.57 के बीच का ही लेके चलेंगे भाई। मेरे हिसाब से यार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से यार ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी बहुत लोग यहाँ पे सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। भाई इसके लिए कमेटी बैठाई गई है, गठन किया गया है। इतने सारे फैक्टर बताने के बाद भी तभी मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा आप उम्मीद मत रखिए, तब फिटमेंट फैक्टर होगा नहीं। फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत होगी, कुछ लोगों के चुल मची रहेगी, लेकिन इसमें हम आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.50 रख लेते हैं, लेकिन 2.50 नहीं होने वाला। अगर हो जाता तो बोले, ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। अब 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद 8th पे कमीशन वाले की यही पोस्ट की सैलरी बेसिक पे मल्टीप्लाई करने के बाद 1,19,000 रुपए तक की बढ़ जाएगी। अब आप ये देख लो,
कंपैरिजन कर लो कि दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया है खाली फिटमेंट फैक्टर 2.5 रखने से, मतलब गुणा कर दिया बस हो गया, ये इतने गुना बढ़ जाएगी 2.5 गुना। प्लस इसके साथ आप डीए देखोगे, डीए यहाँ पे 0% हो जाएगा। जो डीए आप यहाँ पे 27,600 रुपए देख रहे थे ना, वही डीए 0 हो जाएगा क्योंकि ये मर्ज कर दिया जाएगा, तो डीए का कोई रोल नहीं रहेगा। डीए आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा, मतलब फिर से शुरू हो जाएगा 3%, 6%, समझ रहे ना, ऐसे आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और 10 सालों तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर जब 9th पे कमीशन लगेगा फिर से ये 0 हो जाएगा, ऐसा ही नियम चलता चला जाएगा। तो डीए तो ये आपका 0 हो गया। प्लस अब यहाँ पे एचआरए देख लो, एचआरए का परसेंटेज लगा के एचआरए निकल जाएगा जितना भी बेसिक पे होगा, और एचआरए के बाद यहाँ पे टीए देख लो, टीए भी ऐड करके ऐसे चला जाएगा। उसके बाद आपकी सैलरी देख लीजिए, टोटल सैलरी आपकी कितनी बन रही है। एचआरए देख लीजिए, एचआरए में लेकिन एक चीज ये रहने वाली, क्योंकि एचआरए में अगर 50% ऊपर हो जाता है तो इसमें डीए का कुछ अमाउंट जुड़ता है, बट डीए तो यहाँ पे 0 है तो कुछ जुड़ेगा नहीं। जैसे जैसे ये आपका डीए बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंक्रीज होता चला जाएगा। उसी तरह ट्रैवल अलाउंस में देखिए, ट्रैवल अलाउंस में 3600 रुपए था, उसमें भी आपका डीए जुड़ता है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ती। अब ये भी 0 हो गया तो उसके हिसाब से ये भी, यानी कि मर्ज हो जाने का जहां जहां पे डियरनेस अलाउंसेस का फैक्टर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता था, वो सारी चीजें 0 हो जाने वाली है। इस हिसाब से अगर टोटल सैलरी को देखेंगे तो भाई आपकी सैलरी 1,51,000 के करीब चली जा रही, मतलब कि 1 लाख की सैलरी लगभग 1.5 लाख के करीब हो जा रही है। ये ग्रॉस सैलरी है भैया, यानी ये टोटल अकाउंट में नहीं आने वाली, इसमें से कुछ डिडक्शन भी होने वाले, जैसे एनपीएस हो जाएगा, कुछ और भी डिडक्शन है, वो सारे कट कटा के आपका अगर 12.5 लाख के ऊपर आपका अमाउंट बनता है ना ग्रॉस, तो इसमें आपका इनकम टैक्स भी कटेगा, वो कट कटा के आपका नेट सैलरी जो होगा वो अकाउंट पे आने वाली है। तो ये सैलरी का कंपैरिजन आपने देख लिया कि कुल मिला के सैलरी 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लिया है। अब देखा ना आपने कितना ज्यादा हो गया, अब इसी को ही कम कर दीजिए, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, अपने अपने लेवल पे के हिसाब से, लेवल 1, 2, 3, 4 जो भी पोस्ट में आप नौकरी कर रहे हैं ऐड करके आप भैया जोड़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात इतनी है कि भैया 2.5 जाएगा नहीं, इसको भाई दिल पे मत लेना, चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम ही रहने वाला है जितना हमको ऐसा लगता है। जितनी भी चीजें बताई है सरकार की स्थिति के हिसाब से, उनके आंकड़े और आंकलन के हिसाब से मैंने ये चीजें आपको दी है, ठीक है। तो बाकी जैसा आपको लगता है कि इतना बढ़ सकता है और भैया आपको कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, कुछ खास सरकारी विभाग आपके कुछ ज्यादा करीब है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट के अंदर आके कहेंगे कि भैया ऐसा नहीं होने वाला, वैसा होने वाला है। तो भैया आपको अगर कोई प्रूफ के साथ कोई चीजें पता है फैक्ट के साथ, तो वो बताइएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसी तरह आप जो है हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।